हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर जेड पे। दोस्तों, इस बार यूपीएससी की तरफ से एक न्यू वैकेंसी आप सभी के लिए रिलीज कर दी गई है। इससे पहले भी यूपीएससी की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं, जिसको आपसे हमने वीडियोस में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। उन सभी नोटिफिकेशंस की जो यूपीएससी की तरफ से आई हुई हैं, आपको हर किसी नोटिफिकेशन की, हर किसी पोस्ट की हमने डिटेल में वीडियो या डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वही सिलसिला यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से बरकरार रखा गया है और आज आपके लिए एक न्यू वैकेंसी वापस से रिलीज कर दी गई है। और ये न्यू वैकेंसी या ये न्यू पोस्ट रहने वाली है आपकी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 के लिए। पोस्ट नेम आपका रहने वाला है ये। तो आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है यूपीएससी की तरफ से वो स्टार्ट कर दिए गए हैं 11 मार्च से और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 31 मार्च। अगर बात करें एग्जाम डेट की तो वो दी गई है यूपीएससी की तरफ से 2 अगस्त को। तो 2 अगस्त को आपका कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 के लिए यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पे बाकी चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको यूपीएससी के जो ऑनलाइन पोर्टल है या ऑफिशियल वेबसाइट पे वहाँ पे आपको अपने आप को कैसे रजिस्टर करना है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पहली बार यूपीएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो उन सभी को पहले अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। अपना नाम वगैरह आप यहाँ पे फिल करेंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी यूआरएन नंबर यहाँ पे आप जनरेट करेंगे। और ध्यान रहे जो यूआरएन नंबर है वो लाइफ टाइम आपका रहता है, यानी सिर्फ एक बार में ही आपको वो जनरेट करना है। उसके बाद आप जितने भी यूपीएससी के फॉर्म फिल करेंगे आप यहाँ पे वही यूआरएन नंबर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही यूआरएन नंबर आपको यहाँ पे एक ही बार में यहाँ पे बनेगा। उसके बाद फिर आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल किया जाएगा। तो पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे आप, फिर आप यूआरएन नंबर क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही आप अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे। और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर होती है और साथ ही साथ आपका सिग्नेचर भी अपलोड होता है। उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए जो बाकी प्रोसीजर है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, वो बाकी डिटेल वहाँ पे आप फिल करेंगे। तो ये था आपका कि आपको कैसे पहली बार अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करना है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ऑफिशियल वेबसाइट आपको इसी नोटिफिकेशन में यहाँ पे मेंशन करी हुई दिख जाएगी। और ये रही आपकी ऑफिशियल ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in। इसी पे आपको अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करना है। लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 31 मार्च, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से किसी भी एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो करीब एक हफ्ता पहले आपके रिलीज किए जाते हैं। और वो कैंडिडेट जिन्होंने स्ट्राइप चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है करीब एग्जाम से 7 दिन पहले, तो उन सभी के एडमिट कार्ड यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से एग्जाम डेट से सिर्फ 3 दिन पहले ही रिलीज किए जाते हैं। यानी वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कोई भी यहाँ पे स्ट्राइप चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं डाली है उनके एडमिट कार्ड एक हफ्ता पहले रिलीज कर दिए जाएंगे। और जिन्होंने यहाँ पे स्ट्राइप चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली हुई है उनके एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 दिन पहले ही रिलीज किए जाएंगे। अब बात करते हैं रॉन्ग आंसर की यानी पेनल्टी की। तो यहाँ पे आपकी रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पे रखा गया है, यानी जब आप एग्जाम देंगे तो वहाँ पे रॉन्ग आंसर के लिए आपके मार्क्स यहाँ पे जाने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अप्लाई की जाएगी। तो ध्यान रहे आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है इस एग्जाम के लिए। बाकी अगर बात करें इसके आंसर की वगैरह की, तो एग्जाम से एक हफ्ते के अंदर आपको इन आंसर की भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन वगैरह अप्लाई करना है, किसी आंसर में आपको कोई ऑब्जेक्शन लगाना है, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये रहे आपके एग्जामिनेशन सेंटर। इसी एग्जामिनेशन सेंटर के अंतर्गत आपको यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करना है। बात करें अगर टोटल एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो यहाँ पे 48 एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा और इसी के अंतर्गत आपको अपना सेंटर यहाँ पे फिल करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर वहाँ पे पूछा जाएगा
और आपको यही एग्जाम सेंटर वहाँ पे फिल करने हैं। और यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से एक चीज़ और भी रखी गई है कि चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर के अलावा बाकी जितने भी यहाँ पे आपके सेंटर्स आपको ऊपर दिए गए हैं वहाँ पे सीमित सीटें हैं, यानी फिक्स सीट ही अलॉट की जाएगी एग्जाम देने के लिए, यानी फिक्स कैंडिडेट्स को ही वहाँ पे एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। लेकिन चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर और कोलकाता, नागपुर में ये चीज़ नहीं होगी। तो ये आपके 48 यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए गए हैं यूपीएससी की तरफ से। उसके बाद आपको कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें हमने बात कर ली है, पहले ही आपको यूआरएन नंबर यहाँ पे अपलोड करना होता है। ठीक है, आपको अपना यूआरएन नंबर यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आप सीधे यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे, फिर आपको अपना जितना भी डिटेल डालना है इस पोस्ट के लिए वो आप वहाँ पे फिल करेंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की और नंबर ऑफ पोस्ट की। तो इसके अंतर्गत जो आपका कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके अंतर्गत आपकी 2 कैटेगरीज में यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। तो पहली कैटेगरी की जो पोस्ट है वो है आपकी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी, मेडिकल ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज। इसके अंतर्गत आपकी 864 यानी 864 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं यूपीएससी के अंतर्गत। उसके बाद कैटेगरी सेकंड की हम बात करते हैं तो कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवेज, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन द न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ये 3 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई हैं। पहली पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं 450 यानी 450 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं। सेकंड वाली के लिए 14 एंड थर्ड वाली के लिए यहाँ पे 30 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इन वैकेंसीज के अंतर्गत रिजर्व वैकेंसीज की। तो जो पहली पोस्ट है आपकी यानी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी, इसके अंतर्गत आपकी 34 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, यानी 34 वैकेंसी आपकी यहाँ पे रिजर्व की गई है। असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर इन द रेलवेज के अंतर्गत आपकी 18 वैकेंसीज रिजर्व की गई हैं डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। अगला है आपका जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इसके अंतर्गत कोई भी यहाँ पे वैकेंसी रिजर्व नहीं की गई है। एंड लास्ट है आपकी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, इसके अंतर्गत आपकी 2 वैकेंसीज यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है। ये है आपकी रिजर्व वैकेंसीज और ये रही आपकी टोटल वैकेंसीज और ये रही आपके टोटल पोस्ट। यहाँ पे 4 पोस्ट आपकी रिलीज की गई हैं जो कैटेगरी वाइज आपकी बांटी गई है यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से। अब बात करते हैं इसके यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एग्जाम पैटर्न वगैरह की। उससे पहले एक बार हम बात कर लेते हैं प्रतिभा सेतु पोर्टल की। इससे पहले भी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको यूपीएससी से आई हुई जितनी भी वैकेंसीज हैं या रिलीज हुई वैकेंसीज हैं उसके बारे में यहाँ पे आपसे डिस्कस किया हुआ है या बताया हुआ है। तो वहाँ पे भी हमने ये बात कही है कि आप प्रतिभा सेतु पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करवा लें। वो कैंडिडेट जो किसी कारणवश इंटरव्यू अपना क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो अपने आप को इस पोर्टल पे यहाँ पर रजिस्टर करवा लें। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम चलाई गई है जिसके अंतर्गत यहाँ पे अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसी कंपनीज है जिनको जरूरत है आप जैसे कैंडिडेट्स की वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करती है। तो ये एक पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से जहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। ये उनके लिए है जिनका यूपीएससी में किसी कारणवश इंटरव्यू तक वो पहुंच जाते हैं लेकिन इंटरव्यू वगैरह वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, उन कैंडिडेट्स के लिए है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे तो आपकी यहाँ पे मिनिमम एज में यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कैटेगरी सेकंड है, कैटेगरी सेकंड के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 32 ईयर्स। और जो कैटेगरी 1 है यानी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, इसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो रखी गई है 35। तो कैटेगरी फर्स्ट के लिए यहाँ पे 35 आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है और जो कैटेगरी सेकंड है उसके लिए यहाँ पे 32 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज रखी गई है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाने वाली है, यानी 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
ओबीसी के लिए 3 साल का, जो डिफेंस सर्विसेज में है उनके लिए 3 साल का, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे 5 साल का। उसके अलावा यहाँ पे बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए, एंड साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे आपको 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था आपका एज रिलैक्सेशन। इसके लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करने होंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो शो करने होंगे, तभी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है आपका फाइनल एमबीबीएस एग्जामिनेशन, या आपका एमबीबीएस यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, या तो आपका फाइनल एमबीबीएस यहाँ पे आपका चल रहा होना चाहिए। इस फॉर्म के लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन भी कैंडिडेट्स का एमबीबीएस या तो कंप्लीट है या वो एमबीबीएस के फाइनल ईयर में यहाँ पे है, तो वही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करेंगे। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए रखी गई है। और जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एमबीबीएस का क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको अपनी प्रोविजनल डिग्री यहाँ पे शो करनी होगी, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ यहाँ पे होने चाहिए। और जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फाइनल ईयर में है या फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको उससे पहले प्रीवियस जो सेमेस्टर्स आपके हैं या प्रीवियस ईयर जो है उसकी मार्कशीट यहाँ पे शो करनी होगी। तो यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपको शो करने होंगे एज अ प्रूफ। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है फाइनल एमबीबीएस एग्जाम या तो एमबीबीएस फर्स्ट कैंडिडेट्स ही इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करनी है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। वो नीचे दिए हुए हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं फीस की। तो यहाँ पे फीस रखी गई है 200 रुपये, और उन कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है 200 रुपये यानी 200, जो जनरल मेल हैं, ओबीसी मेल हैं या फिर ईडब्ल्यूएस मेल हैं। यहाँ पे सिर्फ जो फीस रखी गई है वो जनरल मेल, ओबीसी मेल और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए ही यहाँ पे 200 फीस रखी गई है। उसके अलावा जितनी भी फीमेल्स हैं वो भले किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। और उसके साथ ही साथ एससी, एसटी और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे फीस चार्ज की जाएगी सिर्फ और सिर्फ जनरल मेल, ओबीसी मेल और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट से ही आपकी फीस यहाँ पे चार्ज की जाएगी। फीमेल्स के लिए यहाँ पे ऑलरेडी नोट भी आपका दिया हुआ है कि आप कोई भी फीमेल है, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी फी पे नहीं करनी है। हाउ टू अप्लाई, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पहले आपको यूआरएल प्रोफाइल यहाँ पे बनानी होती है, फिर आपकी लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर होती है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, फिर आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड होता है। उसके बाद ही आपका यहाँ पे बाकी प्रोसेस चलता है, जिससे आप बाकी जो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है, एज वगैरह, वो आपको यहाँ पे फिल करनी होती है इस पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए यूपीएससी के अंतर्गत। लेकिन पहले आपको यहाँ पे अपना यूआरएन नंबर बनाना होता है, फिर आपको यहाँ पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे अपना लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। और ध्यान रहे आपका जो एडमिट कार्ड है वो करीब 1 हफ्ता पहले ही रिलीज किया जाएगा। और ये यहाँ पे इतना बड़ा नोट दिया हुआ है, इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ कि एडमिट कार्ड उन्हीं कैंडिडेट्स के रिलीज किए जाएंगे जिनकी जो डिटेल है वो करेक्ट है। अगर आपने यहाँ पे डिटेल इनकरेक्ट डाली हुई है तो आपका एडमिट कार्ड भी यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर आपने अपना यूआरएन नंबर ही नहीं बनाया, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, इस स्थिति में भी आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज नहीं किया जाएगा। तो जो भी चीज़ आप फिल करें यहाँ पे एग्जैक्ट फिल करें, यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है, ये भी आप ध्यान में रहे। तो एक एक एंट्री को आप बहुत ध्यान से यहाँ पे फिल करें इस एग्जाम के लिए, क्योंकि उसके बाद आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं टाइप ब्रेकिंग प्रिंसिपल की। यहाँ पे ये तब लागू किया जाता है जब 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट के यहाँ पे सेम मार्क्स हो, तो तब ये अप्लाई किया जाता है। अब इस पे अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, ये तब अप्लाई होगा जब आपकी पहले तो आपके मार्क्स सेम है, तो फिर किस कैंडिडेट को यहाँ पे आगे प्रेफर किया जाएगा। पहला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हैं, तो उनके रिटन एग्जामिनेशन में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको यहाँ पे आगे प्रेफर किया जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी होना है रिटन एग्जामिनेशन के साथ ही साथ, तो दोनों के मार्क्स जुड़ के आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। लेकिन यहाँ पे प्रेफर उसको किया जाएगा आगे जिसका रिटन एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स है। अब अगर दोनों कैंडिडेट्स के रिटन एग्जाम में सेम मार्क्स है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको आगे प्रेफर किया जाएगा। अब दोनों की एज भी सेम है, ठीक है, दोनों की एज भी सेम है, दोनों के मार्क्स भी सेम है, तो उनकी जो डेट होगी, जो डेट बर्थ की जो डेट होगी उसके हिसाब से उनको आगे प्रेफर किया जाएगा। और तीनों चीज़ें अगर सेम है तो फिर इसका डिसीजन या इसका सॉल्यूशन यूपीएससी की तरफ से ही लिया जाएगा, ठीक है। ये कमीशन ही डिसाइड करेगा कि आगे अब क्या करना है। तो ये था आपका टाई ब्रेकिंग प्रिंसिपल जो आयोग की तरफ से दिया गया है, कमीशन की तरफ से आपके लिए दिया गया है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कि पेपर में आपको यहाँ पे क्या क्या लिखना है और क्या क्या करना है। तो यहाँ पे पेपर जो आपका रहने वाला है वो यहाँ पे 2 पार्ट में बटा है। पहले आपका सिलेक्शन होगा रिटन एग्जामिनेशन से, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट से, यानी जिनका रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा वो यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट देंगे, जिसमें आपका इंटरव्यू इंक्लूडेड है। तो पहले बात करते हैं हम रिटन एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन आपका 500 मार्क्स का होने वाला है, और ये 500 मार्क्स का जो रिटन एग्जामिनेशन है इसके अंतर्गत आपके 2 पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोनों पेपर 250 मार्क्स के यहाँ पे होंगे। दोनों पेपर्स के लिए यहाँ पे टाइम भी 2-2 घंटा दिया जाएगा। और पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और ये वही कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एप्लीकेबल होंगे जिनका रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे क्वालिफाई हुआ होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आप पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। तो पहले बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन की, फिर हम बात करेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट की। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के अंतर्गत 2 पेपर आपके रहने वाले हैं और दोनों पेपर आपके 250 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। तो पेपर फर्स्ट आपका रहने वाला है जनरल मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स, यहाँ पे पेपर रहने वाला है। जनरल मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स यहाँ पे पहला पेपर आपका रहेगा। इस पहले पेपर में आपके 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 96 होंगे जनरल मेडिसिन से और 24 होंगे पीडियाट्रिक्स से, ठीक है। तो ये पहला पेपर है, उसका सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसमें जनरल मेडिसिन का सिलेबस अलग है और पीडियाट्रिक्स का सिलेबस आपका यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर सेकंड की, जो भी आपका 250 मार्क्स का ही होने वाला है। तो पेपर सेकंड यहाँ पे आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सर्जरी, दूसरा है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, थर्ड है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। यहाँ पे 3 पेपर आपके 3 पार्ट में ये बटा हुआ है, यानी 3 यहाँ पे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर सेकंड के अंतर्गत। और 120 क्वेश्चंस टोटल तीनों के मिला के आपके 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी 40 मार्क्स का आपका यहाँ पे तीनों पार्ट रहने वाले हैं। सर्जरी के भी 40 क्वेश्चंस होंगे, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के भी 40 क्वेश्चंस होंगे, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के भी यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये रहा इन पेपर्स के लिए यहाँ पे इन पार्ट्स का सिलेबस। सर्जरी के लिए अलग दिया हुआ है आपका, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए यहाँ पे अलग दिया हुआ है, प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन के लिए यहाँ पे अलग दिया हुआ है। ये आपका डिटेल सिलेबस यहाँ पे आयोग की तरफ से या कमीशन की तरफ से मेंशन किया हुआ है इस डिटेल नोटिफिकेशन में। बाकी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह के बारे में, तो जब आपका ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तभी आप पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। नेगेटिव मार्किंग की हम बात पहले भी कर चुके हैं कि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो उसके लिए आपके नेगेटिव मार्क्स भी यहाँ पे रहने वाले हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत आपका इंटरव्यू आपका होगा, तो ये आपका 100 मार्क्स का होगा और ये आप तभी दे पाएंगे जब आपका रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। और जब आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है तो आपका यहाँ पे ओवरऑल उसकी मेरिट लिस्ट लगेगी और उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस की। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन्हें आप डिटेल में पढ़ लें कि आपको किन किन इंस्ट्रक्शंस का यहाँ पे ध्यान देना है। फोटो का साइज क्या होगा, सिग्नेचर का साइज क्या हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके बाद दिया हुआ है
इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के लिए। यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेके जानी है, OMR सेट कैसे फिल करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। आपको एग्जाम हॉल में कब पहुँचना है, कितने टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आयोग की तरफ से, आपके कमीशन की तरफ से यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्केल भी देखने को मिल जाएगा। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर सब कैडर ऑफ सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के लिए यहाँ पे स्केल आपका रहने वाला है 56,000 से 1,77,500 तक यहाँ पे आपका पे स्केल रहने वाला है कैटेगरी फर्स्ट के लिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर इन द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, सेम पे स्केल रहेगा जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पे अगला पे स्केल वो भी आपका सेम रहने वाला है, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, इसके लिए भी आपका पे स्केल सेम ही रहने वाला है यहाँ पे। उसके बाद ये कुछ लिस्ट दी हुई है कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज आपकी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप फिजिकल रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं इस टेबल के अंतर्गत कि आपको किस पोस्ट के लिए, सारी पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, जैसे असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर दिया हुआ जनरल ड्यूटी, तो इसके लिए आपका कौन कौन से कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या बेंचमार्क यहाँ पे रहेंगे, क्या बेंचमार्क में आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते और किस किस कैटेगरी से आपको बिलोंग नहीं करना या किस किस बेंचमार्क कैटेगरी से आप नहीं होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन यूपीएससी की तरफ से कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 के लिए, जिसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 11 मार्च से और लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 31 मार्च। और फॉर्म की फिलिंग की डेट खत्म होने के बाद जो आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है वो भी इसी नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है और एग्जाम डेट आपकी रहने वाली है 2 अगस्त। और एग्जाम डेट से एक हफ्ता पहले ही आपको अपने एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। और जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने स्क्राइब चेंज करने की यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली हुई है उनके एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले ही यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिस का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे से देख लें, समझ लें कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है। और साथ ही साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पोस्ट के लिए सीधे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।